नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि एसएससी एमटीएस के लिए प्रैक्टिस सेट की वीडियो चलाई जा रही थी, इसके तहत ये अगली वीडियो आप लोगों के लिए। पास्ट में हमने जितना भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराया, एनालिसिस वाला, एमटीएस वाला, सीजीएल प्रैक्टिस सेट वाला, आशा करते हैं कि आप देख रहे होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लिए होंगे ताकि आपको एग्जाम में अधिक से अधिक बेनिफिट प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का भी ये वीडियो। दोस्तों, आज मैं थोड़ा ज़्यादा व्यस्त हूँ, जैसा कि आप जानते हैं आज मेरे बच्चे का बर्थडे है, फिर भी मैं टाइम निकाल के जो है आप लोगों के लिए आ गया हूँ, तो थोड़ा सा जल्दी थोड़ा फास्ट चलेंगे, है ना। जो इसमें पहला प्रश्न हमारा, जुलाई 2022 उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी चीज का उद्घाटन जैसे ही करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे जी, ठीक है। तो आपका जो है ये है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इसको जरूर ध्यान रखें। आगामी जिनको भी एग्जाम देना है, नॉट ओनली एमटीएस बट सीएचएसएल, सीजीएल एंड अदर एग्जाम्स, जो भी आपको देना है एग्जाम, इनके लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जो है उद्घाटन, इनॉग्रेशन जो है आपका कौन किए थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कब? जुलाई 2022 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में महाकाल कॉरिडोर का भी उद्घाटन किए हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। बोलिए जय महाकाल। 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहाली में भाभा कैंसर अस्पताल का भी जो है इनॉग्रेशन किया था, जो आपके इस साल के एमटीएस यानी जो 6 मई को हुआ था, उसके प्रथम शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक एम्स का भी उद्घाटन किया, एम्स अस्पताल, इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन के भी उद्घाटन अभी हाल में ही एक सप्ताह पहले किए हैं, लेकिन ये एमटीएस के लिहाज से नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इतने करीब का नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आने वाले एग्जाम्स के लिए कि संसद भवन की इनॉग्रेशन जो है किसके हाथों हुआ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ था। यहाँ पे एक जो नया चीज से इंट्रोड्यूस हुए हम लोग, ये है सेंगोल, तो सेंगोल को भी आपको याद रखना है ना। इसके अलावा जो आपका ये नए संसद भवन है, इसके वास्तुकार से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है जी, स्टैटिक्स फॉर्म में, है ना। तो वास्तुकार जो है इनके बिमल पटेल हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या एक चीज का और आपका जो है मतलब जो इंडिया में है ऐसी नक्काशी और उनके जो है वास्तुकार पूछा जाता है, जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात के केवड़िया, अब तो एकता नगर है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 180 मीटर ऊंची प्रतिमा है, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो जन्म दिवस है 31 अक्टूबर, उसी दिन हम जो है एकता दिवस सेलिब्रेट करते हैं, है ना। तो ये इनके जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के जो वास्तुकार हैं, यानी जो मुख्य जो कलाकार हैं, उनके पूछे जाते हैं, तो इनका नाम राम सुतार है। क्या नाम है? राम सुतार। और अभी मैंने बिमल पटेल कहा, भारतीय जो नए संसद भवन है उनके, है ना। दोनों बात ध्यान रखते हुए आगे मैं निकलता हूं। किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी कहा जाता है? अब सतपुरा पर्वत कहां है? अब आपसे कोई छुपी हुई बात तो है नहीं। सतपुरा पर्वत जो है ये आपके एमपी में है जी, एमपी में है सतपुरा रेंज, है ना। एमपी में सतपुरा रेंज है। तो भैया सतपुरा की रानी जो है ये पचमढ़ी को कहा जाता है। ये सतपुरा जो रेंज है उसके मिड में पड़ती है पचमढ़ी, है ना। ये पर्यटक स्थल भी है पचमढ़ी, है ना। मध्य प्रदेश में बहुत सारे पर्यटक स्थल है, जैसे आपका धुआंधार जलप्रपात है, पचमढ़ी है, बाघ का गुफा है ना, भीमबेटका का गुफा है, सांची का स्तूप है ना, ये आपका क्या बोलते हैं खजुराहो का मंदिर है। तो ये सभी के सभी मध्य प्रदेश में है, जो आपके क्या कहते हैं पर्यटक स्थलों में से हैं। बाबा बागेश्वर धाम आजकल जो चल रहे हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री नाम है उनका, ये भी मध्य प्रदेश के ही छतरपुर में है, ठीक है। तो ये सभी जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। इनके अलावा महाबलेश्वर पर्यटक स्थल ये आपके महाराष्ट्र में है जी। और महाराष्ट्र ये जो महाबलेश्वर है, यहीं से आपका निकलता है क्या? कृष्णा नदी। क्या निकलता है? कृष्णा नदी। और ये कृष्णा नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सेकेंड लार्जेस्ट नदी है। पहला प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जो आपके अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन को ठीक से सुनिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है जो अरब सागर में गिरती है? इस नदी का नाम आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा तो बड़ी मेहरबानी होती है ना। सतपुरा पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है ये आपका धूपगढ़ी है। क्या है? धूपगढ़, गढ़, ढ गढ़, राजा का गढ़ होता ना पहले, वो वाला गढ़ है। यहाँ पे घड़ी लिखा गया है,
धूपगढ़ी, है ना। इसके अलावा उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी जी कौन सी है? तो ये आपकी नंदा देवी, नंदा देवी कामेत। ये दोनों किस हिमालय का जो है चोटी है ना। तो ये दोनों ही जो है कुमायूं हिमालय का चोटी है। देखिए सिडनी बुर्राड नामक वैज्ञानिक कहिए या भूवैज्ञानिक कहिए, इन्होंने हिमालय को नदियों के आधार पर 4 भागों में विभक्त किया है, जो मैंने आपको बता रखा है। सिंधु से सतलज पंजाब, सतलज से काली आपका कुमायूं, काली से तीस्ता आपका नेपाल, और तीस्ता से आपका जो दिहांग ये असम हिमालय, है ना। तो ये आपका कुमायूं हिमालय के अंदर अगर आ जाएगी भैया नंदा और कामेत, ये कहां पे है? उत्तराखंड के अंदर है। इसके अलावा महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी भैया? तो ये है कालसूबाई, कालसूबाई चोटी जो है ये महाराष्ट्र राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गौर लोटा जो है ये छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देवमाली है। लेकिन आपको ऑप्शन में उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी में महेंद्रगिरी भी दिख सकता है, तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि महेंद्रगिरी से थोड़ा सा ऊंचा है देवमाली। अगर ऑप्शन में देवमाली नहीं है तो महेंद्रगिरी से काम चला लेंगे, है ना। इसके अलावा झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की चोटी है। पारसनाथ की चोटी में जैन धर्म की एक तीर्थ स्थल है समेत शिखर, जिसपे सुप्रीम कोर्ट का जो है फैसला आया था 2-3 महीना पहले, है ना, कि इसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। तो ये बात भी आपको जेहन में रखना है, कहीं ना कहीं काम आएगी, है ना। भारत तथा सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा, जो सिक्किम में स्थित है, इसीलिए यहां पे लिखा है भारत तथा सिक्किम। देखिए भारत में जो है सबसे ऊंची चोटी के नाम में गॉडविन ऑस्टिन भी आती है, लेकिन आपको मैं बता रखा हूं, एक सेकंड आपको मैं बता रखा हूं जी कि भारत की सबसे ऊंची चोटी वैसे तो गॉडविन ऑस्टिन है, या तो केटू कहिए, कहां पे गया भाई? ये गया, लेकिन ये पूर्णतः भारत में नहीं है। इसके कुछ पार्ट का फैलाव जो है पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर वाला है पीओके, है ना, तो वहां से भी थोड़ी आगे इनकी जो है फैलाव है ना। तो ये जो है भारत के साथ साथ पाकिस्तान का भी हो गया थोड़ा, है ना। तो इसीलिए इसे पूर्णतः नहीं मानते हम, है ना। तो पूर्णतः किसे मानेंगे? कंचनजंगा को। कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे हाईएस्ट चोटी है ना। तो पहला कौन है भाई? पहला एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में है। नेपाल में इसे क्या कहा जाता है? तो इसे सागर माथा कहा जाता है। ये क्वेश्चन सीजीएल में आया है जी, क्वेश्चन सीजीएल में आया है कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागर माथा, ठीक है। इसके अलावा जो आपका ये दूसरा चोटी हो जाएगा ये गॉडविन ऑस्टिन है, केटू, है ना, और तीसरा है कंचनजंगा। इसके बाद मकालू, ये छोटे मोटे जो आते हैं लाओत्से वगैरह, इनके बाद इनका नंबर है। एक बात तो जान लीजिए कि दुनिया की जो 10 मतलब हाइट वाली चोटी है ना, ये भारत, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, इसी बांग्लादेश नहीं, भारत, चीन, ये मंगोलिया, ये पाकिस्तान, ये नेपाल, इसी के आसपास में है ज्यादातर, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज और बताया हूं कि भाई हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है ना, कि हिमालय पर्वत दुनिया में सबसे बड़ी पर्वत है। सबसे बड़ी पर्वत दुनिया में कौन सी है विस्तृत? तो एंडीज है। और एंडीज पर्वत कहां पे है? तो साउथ अमेरिका में है। हिमालय पर्वत के बारे में आप क्या समझते हैं? तो हिमालय पर्वत जो है प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत से निर्मित हुआ है दादा, है ना। प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट विवर्तनिका हिंदी में कहते हैं, इस सिद्धांत से जो है निर्मित हुआ है। इसमें कौन सा 2 प्लेट टकराया है? तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से हुआ है। जब प्लेट टकराया है तो जो अवसाद है वो ऊपर की तरह उथला होता गया और जो है ये विस्तृत रूप हिमालय का रूप ले लिया। जो वहां पे पहले क्या था, जो जहां पे टकराने का काम हुआ उस बीच में पहले क्या था? टेथीज सागर था। और ये जो माउंट एवरेस्ट आप सुन रहे हैं, ये माउंट एवरेस्ट का नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे रखा गया है, ठीक है। हिमालय जो है सबसे युवा बलित पर्वत का उदाहरण है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मुंबई स्टॉक एक्सचेंज नहीं कहिए, बंबई स्टॉक एक्सचेंज कहिए इसे, क्योंकि उस समय मुंबई नहीं बना था, ठीक है। बंबई स्टॉक एक्सचेंज बीएसई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अच्छे एग्जाम में आ जाते हैं, है ना। तो बीएसई की स्थापना जो है दादा ये 1875 ईस्वी में करा गया था। कब करा गया था? 1875 ईस्वी में करा गया था। मुंबई स्टॉक, फिर से यहां मुंबई, बंबई स्टॉक एक्सचेंज भारत ही नहीं ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, तो इसे जरूर ध्यान रखेंगे, है ना। जिस प्रकार से रविंद्रनाथ टैगोर जो है प्रथम एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता बने थे, मतलब जीतने वाले, उसी प्रकार से हमारा बीएसई है जी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये भारत ही नहीं एशिया का जो है पहला अपने प्रकार के स्टॉक एक्सचेंज है जी, है ना। इसके अलावा
1875 से आप एक चीज और याद रख सकते हैं, जो आर्य समाज के स्थापना हुई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा, ये भी 1875 में ही हुआ था, है ना। तो ये बात भी आप जो है कहीं ना कहीं रख ले तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि लिंक करके पिन करके जो है याद रखने का मजा ही कुछ और है ना। जब तक जिंदगी रहेगी तब तक याद रहेगा। इसके अलावा भारत में शेयर बाजार के नियंत्रक कौन है भैया, जो होता है ना ये तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी की स्थापना पूछ लेता है एग्जामिनर आपसे, 1988 बता दियो, है ना। सेबी के जो प्रथम महिला अध्यक्षा बनी थी ये माधवी पुरी, अमरीश पुरी वाला पुरी, है ना, माधवी पुरी बुच, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो भारत का केंद्रीय बैंक है ये आरबीआई है। आरबीआई के बारे में मैंने आपको कितना कुछ बताया हूं, ईमानदारी से बताइए। आरबीआई की स्थापना से लेकर अंत तक बताया हूं। 1935 स्थापना, 1949 राष्ट्रीयकरण, प्रथम अध्यक्ष सीडी देशमुख भारतीय स्तर पे, प्रथम अध्यक्ष विदेश स्तर पे ओसबर्न स्मिथ जो है प्रथम जब बना था ना 1935 में, तब अंग्रेजी अध्यक्ष बने थे, और सीडी देशमुख साहब प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे। इनका क्या काम है भाई, बैंक दर तय करते हैं, बैंक दर, सीआरआर तय करते हैं, एसएलआर तय करते हैं, रेपो रेट बनाते हैं, रिवर्स रेपो रेट बनाते हैं, मौद्रिक नीति बनाते हैं, मौद्रिक नीति बनाते हैं, है ना, साख सृजन करते हैं। इसके अलावा जब मुद्रास्फीति हो जाती है तो उसे कम करने में ये मदद करती है। और किस प्रकार से मदद करती है, नोटों को छापना बंद कर। इसी लैंग्वेज से पता चलता है कि इनका मुख्य काम नोट छापना भी है ना। तभी तो छापना बंद करता है भाई, छापना है तभी तो छापना बंद कर रहा है। और क्यों बंद करता है, मुद्रास्फीति को बैलेंस करने के लिए, जो स्टैगफ्लेशन वगैरह होते हैं, इन्फ्लेशन वगैरह, है ना। इनके अलावा जो आपका इनके नोट पे जो साइन होते हैं ये आरबीआई के गवर्नर के होते हैं जी। लेकिन 1 रुपये की नोट पे जो है ये वित्त सचिव भारत सरकार के साइन होते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। वर्तमान में 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। तो ये सभी बात जो है, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। इसे बैंकों का बैंक, अंतिम ऋणदाता बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। सभी बात ध्यान हो गई। आरबीआई का जो न्यू स्कीम आया है पेमेंट विजन 2025, इसके अलावा ई रुपीज वगैरह भी आरबीआई के जो है नए स्कीमों में से हैं, है ना। इसके अलावा आरबीआई जो है भारत जो है वो दार्शनिक मुद्रा को कब एक्सेप्ट किया था, तो अब 1957 में किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत का केंद्रीय बैंक, ये तो बता दिए। किस क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है, नाबार्ड। तो नाबार्ड भाई कृषि क्षेत्र में जो है सर्वोच्च संस्था है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को होता है। ये किस समिति के अनुशंसा पे होता है, तो शिवरामन समिति के अनुशंसा पे होता है। मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में है। करेंट चेयरमैन कौन है, केवी साजी है ना। अभी ये बदला है, करेंट में पूछा भी गया है, तो ये ध्यान रखेंगे। सार्वजनिक बैंकों के विस्तृत जो मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है, यानी सरकारी बैंक देहाती में, है ना। तो इसमें सबसे बड़ा बैंक कौन है, एसबीआई है। एसबीआई बैंक का गठन कब हुआ था, 1955 में हुआ था। ये किस बैंक को रिप्लेस करके इसे बनाया गया था, तो इंपीरियल बैंक को। इंपीरियल बैंक अपने आप में कब बने थे, तो 1921 में बने थे, है ना। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। और इंपीरियल बैंक जो बना था वो 3 बैंकों को मिलाकर बना था, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ मुंबई। इन तीनों को इन तीनों को मिला के जो है इंपीरियल बैंक 1921 में बना। इसी इंपीरियल बैंक को 1955 में जो है एसबीआई नाम दे दिया गया, जो आज भारत में अपनी शाखा और विस्तृत कार्य क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ी बैंक है सरकारी सेक्टर का। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा बैंक है पीएनबी। बैंकों की पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, इंदिरा गांधी के समय 19 जुलाई को 14 बैंकों का। फिर से जो है 1980 में राष्ट्रीयकरण हुआ 6 बैंकों का। तो ये कुछ बैंकों, अब आजकल जो है सार्वजनिक क्षेत्र के मात्र 12 बैंक है। आपसे यहां से कैसा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ये सुन लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन से सहकारी बैंक का उदाहरण नहीं है, या फिर निम्नलिखित में से कौन से जो है पब्लिक सेक्टर की बैंक नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक नहीं है। तो अगर आपको जो सरकारी बैंक याद है तो इनके अलावा सभी प्राइवेट बैंक है भाई साहब, है ना। इनके अलावा सभी प्राइवेट बैंक याद है। उसी प्रकार से जैसे आपने ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशत याद रख लिया तो शहरी जनसंख्या ऑटोमेटिक याद हो जाएगा ना भाई, घटा देंगे, है ना। तो ऐसे ही, है ना। इसके अलावा अगला है हमारा बीमा की क्षेत्र की जो देखरेख करता है, यानी बीमा का जो संचालन बॉडी है इंडिया के अंदर, ये इरडाई है। इरडाई की स्थापना कब होती है दादा, 1999 में। ये कहां पे है भाई, हैदराबाद के अंदर जो है इरडाई की मुख्यालय है। हैदराबाद के अंदर जो है राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान की मुख्यालय है। हैदराबाद के अंदर राष्ट्रीय पोषण संस्थान की मुख्यालय है। हैदराबाद में कई सारी चीजें, स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी है जो रामानुजाचार्य का प्रतिमा है ना, मूर्ति है, प्रतिमा कहना सही नहीं होगा, प्रतिमा मतलब फोटो, मूर्ति है जी, है ना, स्टेच्यू है। इसके अलावा विकास महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। देखिए मैंने बता रखा है आपको कि महाराज शब्द जो है
ये वाद्य यंत्र में तबला के तरफ इशारा कर रहे हैं, और नृत्य में, क्लासिक नृत्य में कथक के तरफ इशारा कर रहे हैं। और घराना की बात करेंगे तो या तो ये बनारस घराना से होंगे, या तो ये कहां, लखनऊ घराना से होंगे। लेकिन यहां पर विकास महाराज ने सीधे सीधे सरोद बजाना स्टार्ट कर दिया। भैया ये सरोद बजाते हैं, सरोद के प्लेयर हैं पुराने विकास महाराज, है ना। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, एक्सेप्शनल है महाराज वाले जो मैंने क्लू दिया है उससे हट के है, तो यहां पे मैं रख लिया। आप कहोगे कि भाई ऐसे ऐसे नाम कहां से लाते हो, तो मैंने आपको एक दिन सजेस्ट भी किया था। कोई बच्चा पूछा था कि मैं अपनी जीके कैसे ठीक करूं, तो मैंने उनको बताया था कि देखिए एक वक्त की जो है मोबाइल में डाटा मत भराना, 1 महीना बिना मोबाइल के रह लोगे, 1 महीना जो है बिना आम पार्टी नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे घूमने, मतलब एक थोड़ा सा कंजूसी कर लेंगे, लेकिन मैगजीन खरीदना नहीं भूलेंगे जी। दुनिया कितना भी ऑनलाइन सीढ़ी पे चढ़ जाए, एक मैगजीन आपको महीना में लेना है। भले आप पूरा मत पढ़ना, जितना पढ़ सको उतना ही पढ़ो, लेकिन जो मैगजीन आपको पसंद है जरूर लीजिए। उससे क्या होती है कि जो हाल फिलहाल में एग्जाम्स हुए रहते हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम होने दो, आपको उसका क्वेश्चन देखना है, उसका क्वेश्चन देखना है, आपको बहुत सारे काम आएगी जी। तो ये सब क्वेश्चन जो है विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चनों में से ही हमारा प्रैक्टिस सेट होता है, जैसा कि आज तक आपको फील हुआ ही होगा। ठीक है, सभी एग्जाम ओरिएंटेड ही होते हैं। और मैं आपको बता दूं, मेरे पास 2013 या 2013 मिड से लेके अब तक इक्का दुक्का 2 4 5 महीने की कोई छूट गया होगा मैगजीन, नहीं तो सारे मैगजीन है मेरे पास, है ना। तो इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं, मैगजीन स्टार्ट कर सकते हैं, उसे ज्यादा टाइम नहीं लगता है जी। आपको पतला, जैसे सामान्य दर्पण वगैरह हैं तो ये पतला ही होता है, 45 रुपए आते हैं। जब मैं खरीद रहा हूँ तब 18 रुपए से खरीद रहा हूँ, है ना। तो इसे जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको बहुत सारे चीज जो है ज्ञान आएगा। ये खाली टाइम में पढ़ा कीजिए, आधा घंटा टाइम मैगजीन के लिए रखिए, 10 दिन में तो खत्म हो जाएगी, आधा घंटा 10 से 5 घंटा में तो पढ़ लेंगे, है ना। तो इस प्रकार से, है ना। तो ये विकास महाराज भैया सरोद से हैं। इसके अलावा जो अन्य सरोद से हैं इनको आपको ध्यान रखना है। ये सरोद से जो हैं विकास महाराज, तो ये क्वेश्चन के रीड हैं। अमजद अली खान है, अलाउद्दीन खान है, अली अकबर खान है, दौलत खान है, विश्वजीत राय चौधरी है, अमित गोस्वामी है। इनको जरा ध्यान रखेंगे, गोस्वामी साहब को। उस्ताद हाफिज अली है ना, उस्ताद हाफिज अली खान, ये सभी के सभी सरोद से संबंधित है जी। सुल्तान खान, अब्दुल करीम खान, अब्दुल खान, गुलाम सबीर खान, सबरी खान, सुकरू खान, पंडित रामनारायण सारंगी से। तो इसमें 4 तो आपको याद हो गया होगा, सबरी खान, सुकरू खान और पंडित रामनारायण, सब दिन बताते आया हूं। आज का जो नया चेहरा है इस स्लैब में, ये गुलाम साबिर खान है और सुल्तान खान है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। ये भी सारंगी ही बजाते थे। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये सरोद, ये सारंगी, ये किस प्रकार के वाद्य यंत्र के उदाहरण है। आपके ऑप्शन है घन वाद्य यंत्र, तंत्री वाद्य यंत्र या फिर सुशिर वाद्य यंत्र। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये किस वाद्य यंत्र के उदाहरण है, सरोद और सारंगी, बीना, वायलिन, है ना, ये सब। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से नहीं होती जी। देखिए वायरस की खोजकर्ता जी इवान बस्की है। वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी कहा जाता है ना। ये लिविंग और ये नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव, इनके बीच का जो है कड़ी है जी वायरस। ये क्यों कहा जाता है? मान लीजिए एक वायरस है, ये कोई वायरस है ना। तो ये जैसे ही मान लीजिए ये डॉग है हमारा, ये डॉग है, इस डॉग के संपर्क में आता है ना तो एक्टिव हो जाता है, डॉग के संपर्क में आता है तो। और ये कोई साइकिल है, इसके संपर्क में जाता है तो डेड रहता है ना। तो मतलब क्या समझे कि वायरस जो है सजीव के संपर्क में आने से एक्टिव होता है, इसीलिए इसे बोतलों में आप भर के रख सकते हैं, वैसे ही पड़ा रहेगा। ऐसा नहीं कि बोतल में भर दिए तो बोतल भर जाएगा वृद्धि कर करके, ऐसा नहीं है, उतना का उतना ही पड़ा रहेगा, क्योंकि ये ग्रोथ नहीं कर पाता। ये जब जीवित सेल, जीवित कोशिका के संपर्क में आती है तभी ये अपना रूप दिखाना स्टार्ट करता है ना। नहीं तो कपड़ों वायरस इतना हो जाएगा, है ना। तो समझ रहे हैं ना, इसीलिए इसे सजीव निर्जीव के बीच का कड़ी कहा जाता है। ठीक है, तो जो वायरस से बीमारी नहीं होती है, ये दिए गए ऑप्शन में से जो पीलिया है, चेचक है, हेपेटाइटिस है, बर्ड फ्लू है, मलेरिया है, तो आपका मलेरिया हो जाएगा। मलेरिया बीमारी जो है ये प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के अंदर ये स्पेसिफिक प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम नाम है, और इसके वाहक जो है ये मादा एनोफिलीज मच्छर है ना। तो ये होती है मलेरिया में हम कुनैन के जो है इस्तेमाल कर लेते हैं। मलेरिया की खोज जो है रोनाल्ड रास ने किया था। तो ये सभी मलेरिया से संबंधित है। इसमें क्या होती है सभी जानते हैं, कॉमन मतलब भारत में तो कॉमन ही है मलेरिया, है ना। इसके अलावा जो पीलिया है जी, पीलिया ये किसकी बीमारी है? तो पीलिया बताइएगा, शरीर में बिलरुबिन का मात्रा बढ़ जाती है, बिलरुबिन,
बिलरुबिन, पीला पड़ जाता है पूरा शरीर, पेशाब वगैरह पीला, आंख वगैरह पीला होने लगता है ना। इसके अलावा जो गांव घर में से जॉन्डिस कहते हैं और सर्दी वाला चीज खिलाया जाता है। हम लोगों को गांव में घास में एक मोकना प्रकार के घास आता है बिहार में, वही पीस के पिलाया जाता था भाई, इसी से ठीक हो जाता था। एक मिट्टी वाला बाबा भी है, मिट्टी छिड़को ठीक, पता नहीं कैसे करते हैं भगवान जाने। चेचक, चेचक के जो टीका है एडवर्ड जेनर ने जो है इनके खोज किए हैं चेचक के टीका का, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसे छोटी माता भी कहते हैं चेचक को, ये भी वायरस से होती है। हेपेटाइटिस, ये जिगर का रोग है, लीवर का रोग है, डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि किसकी रोग है। ये कई प्रकार के होते हैं, हेपेटाइटिस ए बी सी कई प्रकार के होते हैं। इसके अलावा वर्ड फ्लू, वर्ड फ्लू जो है ये आपके वायरस कौन से होते हैं ये पूछा गया है, तो H5N1 से होता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मलेरिया के बारे में समझा दिया है। नीचे जो लाइन देख रहे हैं आप, जीवाणु से होने वाली बीमारी हैजा है, टेटनस है, निमोनिया है, डिफ्थीरिया हो जाएगा, डिफ्थीरिया, ये सब बीमारी जो है आपके किससे होते हैं, जीवाणु से होते हैं। इसमें से सिर्फ जीवाणु से आपसे पूछा जाता है निमोनिया। क्यों निमोनिया? पहले रेलवे के एग्जाम में डिफ्थीरिया, कुकुर खांसी और टेटनस है ना, तो यहाँ पे आपको जो है अदर एग्जाम में निमोनिया इसलिए पूछा जाता है कि अगर ठीक से आप सोचिए तो निमोनिया की बीमारी में जो दिक्कतें होती है वो जो होती है ये बहुत मतलब जैसा मिलता जुलता है कि वायरस से होने वाला है, खतरनाक रूप लेता है खास करके छोटे बच्चों में, है ना। इसीलिए आपको जो है ध्यान भटकाने के लिए विषाणु वाले रेंज में निमोनिया डाल देगा, और ये होता है किससे, जीवाणु से होता है, यानी बैक्टीरिया से होता है। इसके अलावा 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने करवाया था? देखिए 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन जो है हर्षवर्धन ने करवाया था। कौन करवाया था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में आप सही सोच रहे हैं, वो वही हर्षवर्धन है जिनके कवि बाणभट्ट हैं, जिन्होंने हर्ष चरित्र नामक पुस्तक लिखे हैं, है ना, यानी अपने स्वामी का गुणगान किए हैं, हर्ष के ऊपर हर्ष चरित्र लिखे हैं। कौन? बाणभट्ट, क्योंकि उनका ही कवि है। इसके अलावा हर्षवर्धन ने 3 किताब खुद ही लिखे हैं, नागानंद लिखे हैं, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये तीनों किताब के राइटर खुद हैं, प्रियदर्शिका, ठीक है। तो ये तीनों किताब कौन लिखे हैं? हर्षवर्धन स्वयं ने ही लिखे हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब ये 5वीं बौद्ध संगति कहाँ हुआ ऐसा माना जाता है? तो ये आपका कन्नौज के अंदर हुआ था जी, कन्नौज, है ना, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, कन्नौज, है ना, कन्नौज। इसके अलावा प्रथम बौद्ध संगति कहाँ होती है? राजगीर के अंदर। किसके समय? अजातशत्रु किस वंश के हैं भैया? हर्यक वंश के हैं। इसे कुनिक भी कहा जाता है, ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, ठीक है। इसके अलावा द्वितीय बौद्ध संगति जो हुई ये कालाशोक के समय हुआ था, वैशाली के अंदर। तृतीय बौद्ध संगति मौर्य सम्राट अशोक के समय पाटलिपुत्रा के अंदर। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इसी प्रकार से 2 आपका जैन संगति भी होता है। प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हुआ था, स्थूलभद्र के समय शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसके अलावा द्वितीय बौद्ध संगति वल्लभी गुजरात में हुआ था, इस समय जो है आपका अध्यक्षता क्षमा सरवन के समय में हुआ था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। क्षमा सरवन है, ये वाला श्र होना चाहिए, श्रवण, है ना, तो ये बात ध्यान रखेंगे, ये वाला, ठीक है। इसके अलावा फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हाल जो होता है ना, हाल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, हाल, सेल वेल गेल का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, जो आपका महारत्न कंपनी है, हाल हालांकि नहीं है, लेकिन सेल वेल गेल जो है, सेल वेल गेल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, ओआईसी, पावर ग्रिड कंपनी, जो आपका सीआईएल है, कोल इंडिया लिमिटेड, ये सभी जो है महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी क्या है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आ जाता है एग्जाम में, है ना। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो है एक वो इकाई जिसमें हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, हेलीकॉप्टर बनवाएगा, तो ये जो है उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, और ये कहाँ किया है? तो कर्नाटक के तुमकुरू में किया है, इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 8वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, सबसे पहले योगा दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं, 21 जून को। तो 8वें योगा दिवस 2022 के अंदर मनाया गया, इसका मतलब पहला योगा दिवस 2015 में सेलिब्रेट किए गए होंगे, राइट, है ना। तो 8वें योगा दिवस की जो है विषय क्या था, यानी थीम क्या था? तो ये था योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योगा, ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सर्वप्रथम योगा दिवस 21 जून को 2015 में सेलिब्रेट किया गया, जैसे क्वेश्चन से स्पष्ट है कि 8वीं योगा दिवस 2022 में होगा, तो हम काउंट कर लेंगे, है ना। योग दर्शन एनिशिएंट क्वेश्चन में कहा जाता है, तो पतंजलि है ना, योग दर्शन के जो है पतंजलि है। इसके अलावा जो आपका विश्व पर्यावरण दिवस है जी 2023 में, इसकी विषय क्या थी? देखिए ये एमटीएस में तो नहीं पूछा जाएगा, और पूछा भी जा सकता है भाई, जैसे ये पूछते हैं ना कि भाई ये खेल कहाँ प्लान्ड है, कहाँ होने वाला है, उसी प्रकार से इसे भी पूछ लिया जा सकता है। तो भाई
भाई इसकी थीम जो था कि भाई प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान इसकी थीम रखा गया है। आजकल दुनिया प्लास्टिक से परेशान है, महासागर में इतने प्लास्टिक हो गए हैं कि साफ करना तो मुश्किल, कल्पना करना भी दूर की बात, मतलब बहुत मुश्किल है भैया कि कैसे साफ होगा, है ना। इसके अलावा 2022 पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? ओनली वन अर्थ, एक ही पृथ्वी। विश्व पर्यावरण दिवस प्रथम बार कब मनाया जाता है? 1973 में मनाया जाता है। 1973 में ही लक्षद्वीप का नाम लक्षद्वीप पड़ता है, इससे पहले लक्षद्वीप और अमीनी द्वीप जो है इनका नाम रहता है, ठीक है। तो ये सब कुछ बातें जो है आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला प्रश्न हमारा, एम सुब्बालक्ष्मी को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? एम सुब्बालक्ष्मी क्या थी? तो कर्नाटक संगीत की जाने माने गायिका, है ना। और प्रथम बार ऐसी म्यूजिशियन जिसे भारत रत्न दिया गया था 1998 के अंदर। ये पहली म्यूजिशियन है जो भारत रत्न जैसे अवार्ड को प्राप्त किए हैं। उसके बाद जो है पंडित रविशंकर साहब, है ना। इसके अलावा बिस्मिल्लाह खां, लता मंगेशकर, पंडित भीमसेन जोशी, भूपेन हजारिका। तो इस प्रकार से 6 कैरेक्टर जो है अब तक भारत रत्न प्राप्त कर चुके हैं, जिसमें एम सुब्बालक्ष्मी सबसे पहली। तो इनको 1954 में जो है आपका पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। देखिए 1954 में ही आपका भारत रत्न की स्टार्टिंग होती है, तो आप क्लू से याद रख सकते हैं कि जिस साल चालू हुआ था भारत रत्न, वही साल जो है आपको एम सुब्बालक्ष्मी को पद्म भूषण मिला था, ठीक है। पद्म भूषण के अलावा जो है एम सुब्बालक्ष्मी मैडम को 2004 में इनका देहांत हो जाता है। कर्नाटक संगीत से जुड़ी हुई थी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई कर्नाटक संगीत में कितने स्वर होते हैं? तो 12 स्वर होते हैं। और आपका जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है इसमें भी 12 ही स्वर होते हैं, तो दोनों को ध्यान रखेंगे। अब कर्नाटक संगीत क्या होती है और शास्त्रीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत क्या होती है मैं क्षेत्र के हिसाब से बता चुका हूं, है ना। इसके अलावा 1956 में संगीत नाटक अकादमी सम्मान भी इन्हें मिला है। 1974 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला है भैया, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। ये कौन से देश के सरकार देते हैं आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैंने बता रखा है। इसके अलावा 1975 में पद्म विभूषण मिलता है, 1988 में कैलाश सम्मान मिलता है, 1998 में भारत रत्न समेत और भी कई अवार्ड इनको जो है दिया गया था। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान के भाग में जो है 9A जोड़ा गया, 9A जोड़ा गया? आपको बता रखा हूं भैया 2 इंपोर्टेंट संविधान संशोधन आपको जरूर याद रखना है, शहर और गांव से। 73 और 74वां। तो 73 जो है ये गांव से है, यानी ये ग्राम पंचायत से है, और 74वां जो है ये शहर से है, शहरी बाबू, यानी ये जो है आपका नगर निगम, नगर पालिका या नगर निकाय जो भी होते हैं इनसे संबंधित है। यानी ये शहरी से मामले से बात है और ये जो है ग्रामीण से बात है। 73वां और 74वां जी। तो ये जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था इसी के तहत जो है भाग जो है 9A क्रिएट करके जो है नगर पालिका की जो व्यवस्था है इनमें रखी गई थी, ठीक है। संविधान के भाग 9 जो है ये ग्राम पंचायत से संबंधित है और 9 का A जो है ये नगर पालिका, नगर निगम है, इनसे संबंधित है। अनुसूची 11 जो है ये ग्राम पंचायत से संबंधित है। अनुसूची 12 जो है ये अनुसूची लिखना पड़ेगा, अनुसूचित लिखा गया था बताइए। तो अनुसूची 12 जो है ये नगर निगम से संबंधित है, ठीक है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत से संबंधित है। आर्टिकल 243 ग्राम पंचायत और नगर निगम दोनों से सम्मिलित रूप से संबंधित है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 24 जनवरी को प्रति वर्ष हम जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। वर्तमान में पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह हैं। 73वां संविधान संशोधन जिसकी मैंने अभी चर्चा कर ही लिया था, बलवंत मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, सादिक अली समिति, सभी ग्राम पंचायत से संबंधित है। 1959 में सबसे पहले ग्राम पंचायत की स्टार्टिंग होती है और ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पे कार्य करता है और ये राजस्थान के नागौर से स्टार्टअप लिए थे। इसके अलावा नेशनल वार मेमोरियल कहाँ स्थित है? वार मतलब युद्ध वाला भैया, है ना। तो नेशनल वार मेमोरियल जो है ये आपके स्थित है दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर स्थित है भैया नेशनल वार मेमोरियल। कारगिल युद्ध में जो शहीद हो गए हमारे वीर जो है योद्धा, उनकी जो है यहाँ पे स्मृति में जो है नेशनल वार मेमोरियल में जो उनका नाम वगैरह रखा गया है, ठीक है। तो ये दिल्ली के अंदर है। मुगल गार्डन भी दिल्ली में है, अब इसका नाम बदल के अमृत गार्डन हो गया है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति भवन के पास है ना। रायसीना पहाड़ी, राष्ट्रपति भवन पहले पूछा जाता है कि कहाँ पे है, तो रायसीना पहाड़ी में स्थित है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, कई साल से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, है ना। इसके अलावा राजपथ, अब राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ, ये भी दिल्ली में। अब दिल्ली के अन्य आकर्षण क्या क्या है देख लीजिए। लाल किला, है ना। हुमायूं का मकबरा कौन बनवाया था, है ना, बेगा बेगम। इसके अलावा लोटस टेम्पल, ये बहाई धर्म के लोगों की जो है मंदिर है, कमल आकार की मंदिर है। कॉपी जो है उसके कवर पेज पे आप देखते होंगे, जो रफ कॉपी खरीदते हैं ना आप छोटे मोटे, है ना, लिखने के लिए, उसमें जो है कवर पेज पे इसको बहुत देखा जाता है लोटस टेम्पल को। इसके अलावा इंडिया गेट, कुतुब मीनार, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, ये भी आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो कुतुब मीनार में ही स्थित है, ठीक है। तो ये सभी के सभी दिल्ली के आकर्षण है। इसके अलावा दिल्ली में जो है बुक फेयर
लगता है, पुस्तक मेला लगता है, तो है ना, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ए बेंड इन द रिवर पुस्तक के लेखक कौन है? ए बेंड इन द रिवर पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी.एस. नायपाल है। बी.एस. नायपाल साहब जो है ए बेंड इन द रिवर पुस्तक के लेखक है। अब बी.एस. नायपाल, मैंने देखिए सभी राइटर के जो है पार्टिकुलर अलग अलग जो है इस राइटर के कितने इंपॉर्टेंट बुक है सभी को दे दिया हूँ, पीडीएफ भी दे दिया हूँ, है ना। एन एरिया ऑफ डार्कनेस, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, एगो मैंने बताया है कि एन ईरा ऑफ डार्कनेस है, तो जो ईरा वाला है ये शशि थरूर का है, यहाँ पर हमने एरिया वाला रखा है, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, तो है ना। इसके अलावा इंडिया अबुंडेंट सिविलाइजेशन, अबुंडेंट मतलब फालतू होता है, फालतू मतलब जरूरत से ज्यादा भी हो जाता है ना। ए हॉर्स फॉर मिस्टर विश्वास, ये सभी के सभी पुस्तक जो है आपके बी.एस. नायपाल के हैं। इसके अलावा ब्लू अम्ब्रेला, रोड टू मसूरी, ब्लू अम्ब्रेला, रोड टू मसूरी, है ना, रूम ऑन द रूफ, ये सब रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सितंबर 2022 में शुरू की गई प्रधानमंत्री श्री स्कूल योजना का उद्देश्य क्या है? श्री स्कूल योजना, श्री स्कूल योजना, पीएम श्री स्कूल योजना, ये चलाया गया था भाई। ये जो अगर पूर्णतः सफल हो जाता है ना, तो मैं बता रहा हूं गारंटी के साथ कि इंडिया के आधे से अधिक प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएंगे, आधे से अधिक प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएंगे इंडिया में। और अगर ऐसा हो जाता है तो गरीबों का बच्चा जो मतलब इच्छुक नहीं भी है, नहीं भी कर सकता है ना, नहीं भी पढ़ा सकता है, वो भी जो है इसके लिए मतलब जागृत हो जाएंगे और पढ़ा पाएंगे। इस योजना में बड़ी अच्छी बात करी गई है कि जो भी स्कूल गांव खेरे या फिर जो भी इंडिया में स्कूल है ना, ये जो मतलब नाम की चल रही है जी, तो उसको जो है अपग्रेड किया जाएगा, उसको जो है एक अच्छे स्तर पे लाया जाएगा, मॉडल टाइप का बनाया जाएगा, है ना। तो इस योजना के समर्थन जो है करनी चाहिए और इसे जो है सफल होनी चाहिए। मैं ऐसा ही दुआ करूंगा भगवान से, क्योंकि इसमें सबकी कल्याण है भैया, है ना। तो इस योजना में स्कूलों का अपग्रेडेशन से संबंधित है ना, प्रधानमंत्री श्री स्कूल योजना, है ना। ये जो है स्कूल को एक अच्छी बेहतर रूपरेखा देना, समझ गए ना आप, है ना। तो यही बात है। और इसकी घोषणा जो है शिक्षक दिवस 2022 यानी 5 सितंबर के मौके पे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषित किए थे इस बात को, ठीक है। इसके अलावा आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंज बेंगलुरु के कप्तान कौन थे, है ना। तो आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंज बेंगलुरु के जो आधिकारिक कप्तान थे ये आपका फाफ डुप्लेसिस है। हालांकि आधा से अधिक मैच में विराट कोहली ने ही कप्तान किया, लेकिन जिसका नाम है उसका नाम है ना। तो ये फाफ डुप्लेसिस हो जाएगा। इसके अलावा आईपीएल 2023 में जो है ये आईपीएल का कैमा संस्करण था, तो 16वां संस्करण था। और विजेता कौन रहा है? तो चेन्नई सुपर किंग्स रहा है, सीएसके माही, है ना, कैप्टन कूल, है ना। और उप विजेता कौन रहे? तो गुजरात टाइटंस रहे हैं। और ये किस पद्धति के अनुसार रिजल्ट दिया गया था? तो डकवर्थ लुईस पद्धति के अनुसार, क्योंकि मैच में जो है बारिश हो गई थी। और ये कहां पे हुआ था? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, मोटेरा स्टेडियम, अहमदाबाद में, ठीक है। आईपीएल 2023 के स्पॉन्सरशिप कौन कर रहे थे? तो टाटा बाबा कर रहे थे। सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? सैम करन बाबा। ऑरेंज कैप किसे मिला था? शुभमन गिल, जीटी की तरफ से खेलते हैं। पर्पल कैप मोहम्मद शमी, ये भी जीटी की तरफ से खेलते हैं, है ना। और अंतिम मैच में डकवर्थ लुईस का नियम जो हुआ था ये मैं बता ही दिया किस स्टेडियम में हुआ था। इसके अलावा ऑरेंज कैप किसे मिलता है, पर्पल कैप किसे मिलता है, ये तो आप जानते ही होंगे ना कि ऑरेंज कैप जो है पूरा टूर्नामेंट के दौरान सबसे अधिक रन बनाने के लिए, अब पर्पल कैप सबसे अधिक जो है विकेट लेने के लिए। आईपीएल में अब तक मतलब सभी 16 आईपीएल को मिला दिया जाए तो जब से विराट कोहली से ज्यादा रन किसी ने नहीं बनाया है, इसका मतलब आईपीएल में सबसे अधिक विराट कोहली ने रन बनाया है। सबसे अच्छे छक्के जो है 6 ये क्रिस गेल ने लगाया है, वेस्ट इंडीज के धाकड़ खिलाड़ी। सबसे अधिक चौके जो है अपना गब्बर शिखर धवन ने लगाया है। सबसे अधिक विकेट यजुवेंद्र चहल ने लगाया है। सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर जो है ये क्रिस गेल के नाम ही है, 175 रन, ठीक है। सबसे पहला शतक जो है ये ब्रैंडम मैककुलम ने लगाया था, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं ये, ठीक है। इसके अलावा सबसे अधिक जो आपका एक आईपीएल में रन बनाने का रिकॉर्ड है ना, ये आपका विराट कोहली के नाम है जी। 2016 में ये सबसे अधिक रन बना के ऑरेंज कैप के जो है विनर बने थे, ठीक है। इसके अलावा प्रथम आईपीएल के विजेता कौन थे? तो राजस्थान रॉयल थे, आरआर, आजकल जो है कुंद्रा साहब का है ना। इसके अलावा जो सबसे अधिक बार विजेता है ये सीएसके और मुंबई सेम मैदान पे है, 5-5 बार, ठीक है। इसके अलावा निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने एक विकासशील देश के लिए रोलिंग योजना की अवधारणा का जो है समर्थन किया था? इंडिया में भी रोलिंग प्लान चलाए गए थे ना। तो ये रोलिंग योजना किसकी देन है? तो ये गुरनाल मिड्डल नाम है इस प्रकार से, गुरनार मिड्डल, है ना, गुरनार मिड्डल, है ना। तो ये जो है दिए थे जी रोलिंग स्कीम का जो है नक्शा, है ना, ये जो है गुरनाल मिड्डल की देन है। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ की एक फेमस पुस्तक है जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन,
इसे भी ध्यान रखेंगे। माल्थस का नियम क्या बताता है, तो अर्थशास्त्र को जनसंख्या की जो दर है ना, मतलब रेट है ना, उसको रिलेट करके जो है परिभाषित करता है। तो आपको पकड़ लेना है, जैसे ही माल्थस से क्वेश्चन पूछा तो आप देखिए जनसंख्या वाला ऑप्शन कहां पे है, ठीक है। इसके अलावा भारत क्रय शक्ति के आधार पे अर्थशास्त्र में जो है मतलब पूरे विश्व में किस नंबर का जो है मतलब क्या बोलते हैं अर्थव्यवस्था है भारत के अंदर क्रय शक्ति के आधार पे, तो थर्ड नंबर का है जी। इसके अलावा भारत अर्ध विकसित है ना, या फिर विकासशील इसे ही कहते हैं, है ना। और यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहने का मतलब है जिसमें प्राथमिक मतलब निजी कहिए, प्राइवेट सेक्टर कहिए और सरकारी सेक्टर कहिए, दोनों को मिली जुली व्यवस्था है, सह अस्तित्व कहते हैं, कोरिलेशन कहते हैं, है ना। तो ये सब जो है आपके मिश्रित अर्थव्यवस्था की परिभाषा में आ जाएंगे। एक मिश्रित कृषि भी आपसे पूछा जाता है ना, भूगोल के अंदर। देखिए मिश्रित कृषि जो होती है ना, ये आपका खेती के साथ साथ अगर आप पशुपालन भी कर लेते हैं तो स्टैंडर्ड जो आपका डिफिनीशन है मिश्रित कृषि का यही है कि भाई खेती के साथ साथ पशुपालन भी। लेकिन मिश्रित कृषि जो है जनरल लोकल भाषा में, जो मतलब एग्जाम लेवल तक नहीं, गांव घर में किसे कहते हैं कि खेते में जो है जैसे गेहूं के खेत में मसूरी भी छींट देते हैं, गेहूं के खेत में सरसों भी छींट देते हैं, तो इसे बोल देते हैं। लेकिन एक्चुअली ये नहीं है। अगर एग्जाम में पूछे तो मिश्रित कृषि का आप यही दीजिएगा कि कृषि के साथ साथ जो है पशुपालन। इसके अलावा सोडा वाटर की बोतल खोलने पर, है ना, निकलने वाली गैस कौन सी है? जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स होती है, इसलिए तो कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा नहीं पीने की सलाह दी जाती है ना। इसके अलावा जो ये इसमें कोल्ड ड्रिंक्स में जो होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण बुलबुला भी आती है ना, इसे खोलिए झपाक से निकलेगा, तो ये सब जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से एक प्रश्न पूछा जाता है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, तो सूखा बर्फ कहा जाता है, ड्राई ऐश कहा जाता है। ड्राई ऐश कहा जाता है आपको किसको? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल जो है पेड़ पौधे के द्वारा प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में जो है किया जाता है, और मानव के द्वारा जो है अग्निशमन में, यानी आग बुझाने वाली इक्विपमेंट या फिर आग बुझाने वाली जो भी केमिकल्स वगैरह होते हैं इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भारत सरकार की अस्थायी सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर की थी? देखिए सुभाष चंद्र बोस ने एक अंतरिम अस्थायी सरकार की गठन किए थे, ये आपका सिंगापुर में किए थे जी, सिंगापुर। ये बात भी ध्यान रखेंगे। आजाद हिंद फौज रास बिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह और सुभाष चंद्र बोस, इन तीनों का नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन में इन तीनों में से कोई एक हो सकते हैं, या फिर आजाद हिंद फौज के नाम से इन तीनों का ही नाम हो सकता है। तो इनमें से सभी ऑप्शन होगा कि आजाद हिंद फौज से कौन जुड़े रहे, तो तीनों ही जुड़े रहे, ठीक है। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से, ये क्वेश्चन पूछा गया है जो हूबहू लैंग्वेज में, इसीलिए मैंने इन्हें रखा है कि भाई सुभाष चंद्र बोस ने किस रेडियो से महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे? तो भैया ये सिंगापुर रेडियो से किए थे, 1944 में किए थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपिता की उपाधि जो है आपका बोस साहब ही दिए थे महात्मा गांधी को, और महात्मा का उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर साहब दिए थे। दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? भाई ग्रेसम का नियम क्या कहता है कि अगर जो कोई बैड मुद्रा आ जाता है, कोई भी बैड मनी आ जाएगा, तो उसको जो है गुड मनी को आउट कर देगा, है ना। इसे मुद्रा प्रचलन से संबंधित, मतलब जो करेंसी के जो प्रचलन है उनसे संबंधित है। और मैंने अभी अभी आपको डिफिनीशन बताया कि इन्होंने ग्रेसन ने कहा था कि भाई जो बैड मनी है ना वो आता है ना, तो गुड मनी को ढकेल देता है बाहर, प्रचलन से बाहर कर देता है, यही आपका ग्रेसम का नियम। इसके अलावा अगला जो हमारा है प्रश्न की 2021 के अनुसार दिल्ली की साक्षरता दर कितनी है? आश्चर्य लगी, झटका लगी क्या, है ना? क्योंकि आप कहोगे अभी तो जनगणना 2021 वाला डाटा रिलीज नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है जी, है ना। लेकिन जो लिटरेसी वाली बात आती है ना, मैंने बहुत दिन से इस क्वेश्चन पे मेन कर रहा था कि आखिर ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछा गया। पिछली बार जो जीडी का क्वेश्चन था ना, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 2021 के अनुसार देश में सबसे गरीब राज्य कौन सा है। तो मैंने कहा भैया ये डाटा कहां से आते हैं एग्जामिनर के पास? क्या हमें बच्चों को डायरेक्ट बताया जाएगा फोन करके कि भैया ऐसे ऐसे हैं, बिहार के इतने हैं, यूपी के इतने, ऐसा तो नहीं है ना। तो फिर देखे मैं मैगजीन वगैरह उल्टा के, तो इसमें क्या होती है कि जो आपका साक्षरता, इंटरनेशनल साक्षरता दिवस मनाया जाता है, तो इसमें लिटरेसी भी काउंट की जाती है कई सारे देशों में, तो इंडिया में भी कंडक्ट कराए जाते हैं, है ना। तो इस अनुसार से जो है ये पूछा जा रहा था क्वेश्चन, समझे। तो 2021 में दिल्ली की जो साक्षरता दर है 88.7% आंका गया था। जनगणना 2011 तथा वर्तमान
वर्तमान 2021 साक्षरता दिवस की गणना के बाद केरल के सर्वोच्च स्थान पे है 96.2। यानी इस लाइन में मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जनगणना जो 2011 है उसके अकॉर्डिंग भी केरल ही है टॉप पे लिटरेसी रेट में, और 2021 में जो साक्षरता दिवस की गणना हुई थी इसके तहत भी जो है केरल ही लिटरेसी रेट में टॉप पे है। जनगणना 2011 तथा 21 में साक्षरता दर की गणना के अनुसार भी बिहार जो है सबसे नीचे है, लो में है। ठीक है, इसके अलावा जनगणना 2011 से कुछ डाटा आपको ध्यान रखना है जो यहाँ पे चला गया, जैसे आपको फर्टिलिटी रेट याद रखना है। एक बच्चे कल कमेंट किए थे कि फर्टिलिटी रेट वाले में 2.2 आंसर नहीं था, 2.1 से लेके 2.4 के बीच में था। ठीक है, और इससे फिर बड़े बड़े ऑप्शन थे 2.5 से 2.9 ऐसा ऑप्शन थे। तो भाई ये नहीं हो गया, इसके बीच में 2.2 नहीं आ गया क्या? अगर ऐसे रेंज में दे रहा है तो परास पर है ना, परास स्टैटिक्स में यानी सांख्यिकी में, है ना। इसके अलावा जनगणना से मैंने फर्टिलिटी बताया। ओवरऑल जो जनगणना लिटरेसी रेट है 74.04 है, 943 जो है सेक्स रेशियो है, 382 जो है डेंसिटी है। तो ये सब कुछ बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भारत के आजादी के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन थे? ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जो है सीधे सीधे दिख सकता है कि भारत के आजादी के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन थे, यानी जो आजादी पर माने थे, है ना। उस समय जैसे क्लेमेंट एटली को पूछा जाता है कि भारत के आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपका आंसर होता है जी क्लेमेंट एटली। तो सम्राट क्यों नहीं पूछे जा सकते, है ना। तो ये सम्राट जॉर्ज 6 थे, जॉर्ज छठा, है ना। तो ये थे इस समय का जो है मतलब सम्राट इंग्लैंड के। आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्लेमेंट एटली। ये किस पार्टी से थे, ये भी रेलवे में पूछा गया, तो लेबर पार्टी से। ठीक है, इसके अलावा वर्तमान में ब्रिटेन के सम्राट कौन है? चार्ल्स थर्ड है। महारानी एलिजाबेथ सेकेंड के मृत्यु के बाद चार्ल्स थर्ड को जो है आधिकारिक रूप से सम्राट बनाया गया है ब्रिटेन के। इसके अलावा प्रधानमंत्री भी कौन है? ऋषि सुनक है। इनको तो सभी जानते हैं भैया, चांदी ही चांदी, है ना। तो ये थे दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट की वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और जो भी पीडीएफ है कल सवेरे आपको मिल जाएगा। आज तो थोड़ा जो है नामुमकिन है ये टाइम निकालना, क्योंकि पीडीएफ को मुझे थोड़ा सा एडिट उसमें जो है लिखना पड़ता है जी, अपना क्या बोलते हैं उसको, वाटर मार्क। नहीं तो बहुत सारे ऐसे मैं आपको चैनल गिनवा दूंगा जो सीधे मेरा पीडीएफ ले लेता है और जैसे भी होता है वो पढ़ देते हैं, है ना। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।